यूपीएससी 2026 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है और आज हम आपके सामने आए हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी और जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन लेकर। तो चलिए बिना कोई देर किए इसका डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। और जो सीरीज मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है वो है सीरीज डी। तो सीरीज डी में क्वेश्चन नंबर 21 से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और जियोग्राफी के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन शुरू होते हैं, वहीं से हम लोग इनको लगाना शुरू करते हैं। तो पहला जो 21 नंबर यानी हमारे लिए पहला क्वेश्चन है वो है तुंगरुआ वॉल्केनो विच वाज डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को इन 2025। देखिए यूनेस्को ने इसको ग्लोबल जियो पार्क 2025 में डिक्लेयर किया था, इसलिए ये न्यूज में तो रहा है। और इसके बारे में पूछ रहा कि इट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस देश में ये उपस्थित है। 4 देशों के नाम है, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और कोलंबिया। तो इन 4 देशों में से किस देश में ये वॉल्केनो स्थित है। देखिए इस वॉल्केनो की खास बात है, इसको एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी, लगातार इससे लावा निकलता रहता है। इसको लोकल लैंग्वेज में इसका अर्थ है थ्रॉट ऑफ फायर, यानी आग का गला भी इसको कहा जाता है। और ये वॉल्केनो जो है वो आपका एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर, यानी ये वॉल्केनो इक्वाडोर नामक देश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इक्वाडोर। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इक्वाडोर नामक देश में यह वॉल्केनो स्थित है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और ये कह रहा है विद द रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क के बारे में बताइए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। 2025 में यानी पिछले ही साल ये नेशनल पार्क जो है वो चर्चा में था और इस वजह से इसमें 3 ये जब क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिए गए, यानी ये करंट से आया हुआ सवाल है। देखिए इससे पहले वॉल्केनो वाला भी करंट से है और ये भी क्या है, करंट से ही आपका सवाल आया है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट है और पूछ रहा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025। तो इसे 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दूसरा क्या है, साख्य सागर विच इज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इज सिचुएटेड विद इन इट दिस नेशनल पार्क। एक लेक है जिसका नाम इन्होंने साख्य सागर रखा है, लेकिन उसको बाकी सोर्सेज में वो संख्या सागर के नाम से वो लेक फेमस है और वो इस नेशनल पार्क के अंदर है। और इस कहा है इट्स एरिया इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में फैला हुआ है। तो पहली बात, पहली न्यूज पे चलते, पहले स्टेटमेंट पे कि ये इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2025 में, बिल्कुल सही न्यूज है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 पे पहले चलते हैं। इट्स एरिया इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो आप मैप में अगर देखेंगे तो माधव नेशनल पार्क पूरा जो कंप्लीट इसका एरिया है केवल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक जिला है, शिवपुरी नाम का जिला है, और माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, यानी इसका कहीं भी राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत है। अब आते हैं तीसरा, साख्य सागर। तो जो साख्य सागर नाम की जो ये लेक है, जिसे संख्या सागर जिसका सही नाम है, तो संख्या सागर या साख्य सागर नाम की ये लेक इस टाइगर रिजर्व के अंदर है और इस लेक को रामसर साइट के तौर पे घोषित किया गया, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जिसे कह रहे हैं 2025 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, सही है। दूसरा, साख्य सागर नाम की लेक जो कि रामसर साइट में है, वो भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 जगहों पर इसका बॉर्डर शेयर है, वो आपका सही नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 यही दोनों आपके सही हैं और इस आधार पे आपका ऑप्शन बी सही होता है। तो ये हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन और सीरीज के हिसाब से था क्वेश्चन नंबर 22। नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं, विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार के क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखते हैं कौन कौन सा। पहला क्या है, द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट। ह्यूमिड यानी कि नम है। दूसरा कह रहा है ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एरिया यानी कि जो विषुवत रेखा के पास है। और कैसा क्लाइमेट है, कोस्टल क्लाइमेट है। कोस्टल का मतलब है तटवर्ती है। तो देखिए सभी को पता है अंडमान निकोबार कैसा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप ही है, द्वीप है तो कोस्ट है। दूसरा, अंडमान निकोबार इक्वेटर के काफी पास पड़ता है, इसका वजह से इसका क्लाइमेट कैसा होगा, वही ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट, जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट है वो होगा। इसका अर्थ है स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो देखिए भारत में 2 तरह के मानसून होते हैं। सर्दियों के मौसम में जो मानसून चलती है, मानसून पवनें वो
आपके लैंड से सी की तरफ चलती है और इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून की पवनें जो ड्राई विंड्स हैं जब बे ऑफ बंगाल के पास पहुंचती हैं तो ये ह्यूमिडिटी को यानी आर्द्रता को एब्जॉर्ब करती है और इस वजह से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे ये बारिश करती है। यानी ये सर्दियों के मौसम में जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्दियों का मौसम चल रहा होता तो अंडमान निकोबार उस वक्त भी बारिश रिसीव करता है। दूसरा जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है जो गर्मियों का मानसून अभी आने वाला है, ये आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्शन पवनों का बदल जाता है और ओशन से पवनें जो है वो किधर की तरफ, लैंड की तरफ मूव करना शुरू करती है। और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो सबसे पहले मेनलैंड इंडिया में जो जिस प्रदेश में आकर पहुंचता है उसका नाम है केरला। केरला में साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले पहुंचता है, लेकिन केरला में पहुंचने से पहले ये साउथ वेस्ट मानसून अंडमान एंड निकोबार में पहुंचता है। यानी कि अंडमान निकोबार साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों तरह के मानसून में बारिश रिसीव करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, सही हो जाता है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से ये अपनी बारिश रिसीव करता है। तीसरा स्टेटमेंट जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि तीनों स्टेटमेंट सही हो, अगर 3 स्टेटमेंट दिए तो 3 में से 2 सही होंगे, एक स्टेटमेंट गलत ही हो जाता है। तो चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई। ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन यानी बारिश जो ये आइलैंड रिसीव करता है वो मई से नवंबर के महीने में रिसीव करता है, ना कि दिसंबर से मई। दिसंबर से मई वाला जो सीजन होता है इसका कंपेरेटिवली इसे ड्रायर मंथ कहा जाता है, यानी कि सूखा मौसम है। और बाकी के महीने जो मई से लेकर नवंबर तक सबसे ज्यादा बारिश ये द्वीप जो है वो रिसीव करता है। अर्थात स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत हो जाता है। तो सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। तो 24 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर और फिनोमिना इज आर एसोसिएटेड विद पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत के प्रायद्वीप के बारे में बात करें, जो निचला हिस्सा है इसके बारे में। इसकी खास बात क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे पुराना भाग है और इंडिया किसी जमाने में अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था और इंडिया आकर जो है यूरेशियन प्लेट से आकर टकराता है। तो इस टक्कर के वक्त ये जो आपका जो वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है यानी जो केरला वाला साइड है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के समुद्र में सबमर्ज हो गया, यानी कि डूब गया। इसलिए अगर आप देखेंगे अरेबियन सी की तरफ का जो समुद्र है उसको समुद्र छिछला, वहां का कोस्टल एरिया जो है जो तटवर्ती प्रदेश है वो छिछला है। बे ऑफ बंगाल का जो एरिया आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, इसलिए बे ऑफ बंगाल के पास के समुद्र का जो तट है वो काफी गहरा है और यहां पे छिछला तट पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन ये पूछ रहा है कि सबमर्जेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। भाई जब आके इंडिया टकराया था तो टक्कर के बाद ये हिस्सा जो है वेस्टर्न घाट जो है भ्रंश की वजह से, डाउन फॉल्टिंग की वजह से ये सारा मटेरियल जो है सब पानी के अंदर इसका बहुत बड़ा हिस्सा चला गया था। तो इसका मतलब है जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है वो सही है। दूसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। तो देखिए जब भी कभी रेसिडुअल माउंटेन, जैसे हमारे इंडिया का सबसे फेमस रेसिडुअल माउंटेन है वो अरावली है और अरावली हिल्स भी कैसी अपशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिडुअल माउंटेन बनते कैसे, जो बहुत पुराने माउंटेन है, जब इंडिया जब बना तब के माउंटेन है। ऐसे पहाड़ जो भारत के बनने के समय, जब भारत यहाँ पर था भी नहीं, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, तो उस जमाने के जो माउंटेन है इतने सालों के तक सूरज की क्रियाओं के द्वारा, जो सूर्य है जैसे कि बादल है, बारिश है, ये सब सूरज से बनते और जितने भी क्लाइमेटिक एक्शंस की वजह से ये पहाड़ घिस गए, नष्ट हो गए। और नष्ट होने की वजह, घिसने की वजह से क्या है, धीरे धीरे इनमें अपक्षय हो गया, इरोजन हुआ और ये पहाड़ों, ये जितने भी पहाड़ इनकी हाइट जो है कम होती गई। तो जैसे हिमालय कैसा माउंटेन है, यंग माउंटेन है, नवीन पर्वत है। तो ये नवीन पर्वतों की ऊंचाई जो है हर साल बढ़ती जाती है, लेकिन जो रेजिडुअल माउंटेन है हर साल जो है उन पहले से क्या होते जा रहे हैं, घिसने की वजह से छोटे होते जा रहे हैं। तो अगर आपको रेजिडुअल माउंटेन ढूंढना है तो किस हिस्से में जाएंगे, इंडिया के नए हिस्से में यानी कि हिमालय वाली रेंजेस में जाएंगे कि नीचे जाएंगे? तो जवाब है पेनिनसुलर इंडिया में मिलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार वाले भारत में मिलेंगे। तो इसका सही जवाब अपने आप क्या हो जाता है कि जो वेलिकोंडा और जो महेंद्रगिरी नाम की हिल्स हैं जो कि रेसिडुअल माउंटेन है, वो आपको कहाँ प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन वो इसके बारे में बताते हैं कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया में पाए जाएंगे। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो गए। और फिर से वही बात, अगर 2 स्टेटमेंट सही है तो बहुत रेयर केस होता है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो। तो देखते हैं, डीप वी शेप्ड रिवर वैलीज फाउंड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो देखिए जो ये पेनिनसुलर एरिया है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये पुराना हिस्सा है, बहुत पुराना ओल्ड पार्ट है
और ओल्ड पार्ट होने की वजह से इसमें एक खास बात हुई। क्या खास बात हुई? जब हिस्सा कोई नया होता है तो उसमें ढाल जो है बहुत तेज होता है, स्लोप ज्यादा होता है, इसलिए नदियों का फ्लो जो है कैसा होगा? फास्ट। नदियां कैसे फ्लो करेंगी? फास्ट, बहुत तेज गति से। क्योंकि ये बहुत साल पुराना हिस्सा है, करोड़ों साल पुराना है, इसलिए अगर आप पेनिनसुलर इंडिया में जाएंगे तो वहां स्लोप का साइज जो है कैसा हो गया? जेंटल स्लोप, यानी ढाल कैसा हो गया? वो एकदम सामान्य ढाल हो गया। इसलिए साउथ इंडिया में जितनी भी रिवर्स बहती हैं वो नॉर्मली कैसे बहती हैं? स्लो मूविंग रिवर्स है, और इन नदियों ने अपने तल को प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये बहुत गहरी घाटियों का निर्माण नहीं करती हैं। तो फास्ट फ्लोइंग रिवर फिर आपको कहाँ मिलेंगी? तो आप कह देंगे सर फास्ट फ्लोइंग रिवर हमें मिलेंगी हिमालय जैसे क्षेत्र में, जहाँ पे ढाल तीव्र है, जहाँ नए पर्वत बन रहे हैं, और वहीं पर आपको फास्ट फ्लोइंग रिवर और साथ ही साथ उसके जो आप कह सकते हैं वी शेप्ड वैली। जब नदी बहुत तेज गति से बहती है तो पहाड़ों को काटती जाती है और पहाड़ों में वी आकार की वैली का निर्माण करती है। तो जैसे कि चिनाब रिवर है वो आपको दिखाई पड़ेगी कि वो फास्ट फ्लोइंग रिवर है, बहुत तेज गति से चलती है। वो कभी भी पेनिनसुलर इंडिया में इस तरह की नदियां नहीं मिलेंगी। ये आपको जो इंडिया का नया बना हुआ हिस्सा जैसे कि हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र, वहां पे इस तरह की नदियां आपको मिलेंगी। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 है वो आपका गलत हो जाता है। तो ये आपका रहा स्टेटमेंट नंबर 1 सही, स्टेटमेंट नंबर 2 सही, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 ये रॉन्ग हो जाता है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉक्सटेल ऑर्किड। फॉक्सटेल ऑर्किड के बारे में पूछा गया, ये रहा फॉक्सटेल ऑर्किड। ऑर्किड को अधिपादप भी कहते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं, बड़े महंगे मिलते हैं। और इस फूल की खास बात है ये जैसे कि फॉक्स होती है, जिसे कहते हैं लोमड़ी, लोमड़ी की जो पूंछ होती है उससे काफी ज्यादा रिजेंबलेंस है, इसलिए इसका नाम है फॉक्सटेल ऑर्किड्स। अब मैंने कहा कि ये अधिपादप हैं। अधिपादप यानी कि एपीफाइट्स किन्हें कहा जाता है? ऐसे पौधे जो दूसरे बड़े पौधों के ऊपर उगते हैं। क्यों उगते हैं? उनसे इन्हें न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए, ना इनको किसी भी तरह का मिनरल चाहिए। ये अपना पानी वगैरह बारिश की बूंदों से, बारिश जो होती है उससे प्राप्त कर लेते हैं। बस ये ऐसे जंगलों में उगते हैं जो बहुत घने जंगल होते हैं, जहां पे सनलाइट नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती। तो सूरज का प्रकाश प्राप्त करने के लिए ऑर्किड जैसे पौधे जो है काफी ज्यादा ऊंचे पौधों के ऊपर उग जाते हैं। इनके जो बीज होते हैं, द सीड्स ऑफ ऑर्किड्स आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सीड्स प्रेजेंट इन फाउंड इन प्लांट किंगडम। जो पौधे होते हैं, जितने भी पौधे आप जानते हैं, सब सारे पौधों में सबसे छोटे बीज जो है ऑर्किड के होते हैं, और ये हवा में उड़ के ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर पहुंच जाते हैं, वहीं पे ये जर्मिनेट करते हैं, और बारिश की जो बारिश होती है, बारिश से पानी ले लेते हैं और सनलाइट ले लेते हैं। मिनरल्स भी हवा में जो धूल वगैरह उड़ रही है उससे वो मिनरल प्राप्त करते हैं। तो जिस भी होस्ट प्लांट पे ऑर्किड उगता है उसको ये किसी भी तरह का डैमेज, मेजर डैमेज नहीं करता है। तो ये कह रहा है इट इज एन एपीफाइटिक ऑर्किड। जैसा हमने कहा कि कैसा है? अधिपादप है, यानी कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये उगता है। ये बात बिल्कुल सही है। द स्पीशीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये स्पीशीज कहां पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये एंडेमिक नहीं है। एंडेमिक जातियां उन्हें कहते हैं जो कि किसी स्पेशल जगह पे, कि पूरे वर्ल्ड में केवल वहीं पाई जाती हैं, स्थानिक जातियां। ये कैसी जाति है? ये इंडिया का अतिरिक्त म्यांमार जैसे देश जो है हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां भी पाई जाती है। इसलिए का अर्थ है ये एंडेमिक स्पीशीज नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो जाता है। और नंबर 3 कह रहा है इट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। तो ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम का ये स्टेट फ्लावर है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 जो है आपका सही हो जाता है। फिर से वही 2 स्टेटमेंट सही और 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस बार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। 1 और 3 आपका सही जवाब है। नंबर नेक्स्ट पे चलिए मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये भी जून 2025 में। देखिए कितने सारे करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट या जियोग्राफी हो, उसमें जितना भी मटेरियल देखा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस UNOC, ये जून 2025 में फ्रांस में हुई थी, तो यानी कि करंट की न्यूज़ है। और द फूड and agricultural organization FAO of the United Nations demonstrated its leading voice on marine and ocean issues। तो FAO ने मैरीन यानी कि जो समुद्र के संबंधित चीज़ें हैं, और ओशन जो मैरीन और ओशन जो है समुद्री जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर अपनी आवाज़ उठाई, उनके बारे में बात की है। स्पेशली ऑन सस्टेनेबल फिशरीज की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में फिशरीज, आजकल बड़े बड़े ट्रॉलर्स आ गए,
ऐसे मशीनें आ गए, ऐसे शिप्स आ गए जो एक साथ ही पूरा समुद्र से मछलियां निकाल लेते, तो इसकी वजह से समुद्र में उन मछलियों की मात्रा कम हो जाती है। तो ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से जब मछली पकड़ी जाती है तो उसमें समुद्र को नुकसान, जो आगे इकोसिस्टम को नुकसान कम से कम हो रहा है। और यहाँ FAO यही कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल तरीके के, जो सस्टेनेबल तरीका है, कि सस्टेनेबल यानी कि आज भी मछली मिल गई, कल भी मछली मिले और 10 साल बाद भी मछली उस जगह से मिले, तो इस तरह की मत्स्यन की क्रिया इन एरियाज में करनी चाहिए। एंड एक्वाकल्चर फॉर रिजिलियंट लिवलीहुड एंड ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें कहते हैं ब्लू क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन इंडिया में हो। ब्लू का मतलब है मछलियों से संबंधित जो क्रांति, उसे हम ब्लू रिवोल्यूशन के रूप से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अबाउट द 4 बेटर प्रपोज्ड बाय FAO फॉर द ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो FAO ने जो यहाँ पे 4 बेटर्स के बारे में बात की, 4 शब्दों के बारे में उसने कहा था, उन्हीं शब्दों को पूछ लिया गया कि FAO ने क्या कहा था। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर ओशियन। दूसरा है बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर लाइफ। तीसरा है बेटर कोरल रीफ्स, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ। और चौथा कह रहा है बेटर एश्योरीज, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर मैनग्रोव वेजिटेशन। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो पूछा गया था, UNOC ने जो FAO ने कहा था, वो क्या कहा था, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ, यानी कि 4 चीजों के बारे में बात की। तो इसके आधार पे ऑप्शन बी, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर 28 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लेक तुर्काना इज आर करेक्ट। लेक तुर्काना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है इट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे बड़ी डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली झील है। दूसरा कह रहा है द लेक इज सिचुएटेड इन द साउथ सुडान अलोंग विद ईस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ द सहारा डिजर्ट, यानी कि सहारा के रेगिस्तान के पूर्व में ये लेक है और ये साउथ सुडान यानी दक्षिणी सुडान में पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द लेक इज लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ जेड सी, इसे जेड सी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है लेक तुर्काना कहां पर है, साउथ सुडान में, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लेक जो है आपको दिखाई पड़ेगी केन्या। ये झील जो है इसका 90% से ज्यादा, 99% से ज्यादा हिस्सा जो है केन्या नामक देश में मिलेगा। दूसरी खास बात है, अगर स्पेस से भी देखेंगे इस लेक को तो आपको ये ग्रीन कलर की दिखाई पड़ेगी और इसीलिए इसको जेड सी भी कहते हैं। जेड एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, आभूषण वगैरह बनाने के लिए, ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए यूज किया था, वो भी कैसा होता है, ग्रीन कलर का, इसलिए इस लेक को जेड सी भी कहते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट जो आपसे पूछ रहा है कि इट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, वो भी आपका सही है। तो देखिए इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। तो पहला है इट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, सही स्टेटमेंट है। दूसरा साउथ सुडान में नहीं है, ये लेक केन्या में स्थित है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाता है और इसको जेड सी के तौर पे जाना जाता है और साथ ही साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस लेक को रेफर किया गया। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 ओनली, 1 और 3 जो है आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो चलिए नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रीड प्लस प्रोजेक्ट इन इंडिया। भारत में कई सारे रीड प्लस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से निम्नलिखित में से कौन से रीड प्लस प्रोजेक्ट की के बारे में बता रहा है। द फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रीड प्लस प्रोजेक्ट भारत का कौन सा है इसमें से। तो 4 है, एक उत्तराखंड का है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट हिमालय का है, तीसरा खासी हिल कम्युनिटी और चौथा है सिक्किम मामले कामरांग कम्युनिटी का रीड प्लस प्रोजेक्ट है 4। और इसमें से कौन से रीड प्लस प्रोजेक्ट को इस तरह का सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो आपका आ जाएगा खासी हिल्स। खासी कहाँ है, मेघालय में, और खासी हिल कम्युनिटी रीड प्लस प्रोजेक्ट वो आपका सही जवाब है इसका। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सी। नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, काफी बड़ा सवाल और चलिए इसको आराम से लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए। पहला कह रहा है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, भारत की लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, यानी कि भारत में जो एमिशन उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का, उसको कम करना है। और ये जरूरी किस लिए, 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए, कि भारत का कुल उत्सर्जन 0 हो जाए।
दूसरा कह रहा है फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, जो बाइनियल का मतलब है साल 2 साल में एक बार आती है, और ये दिसंबर 2024 में पब्लिश की गई है और ये बता रही है कि भारत में 8% कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी एमिशन में कमी आई है, और ये 2019 की अपेक्षा 2019 में एमिशन ज़्यादा था, 2020 में एमिशन उत्सर्जन कम हो गया। ठीक है, दो स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा कह रहा है क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नेसेसरली डिपेंड्स अपॉन द क्विक एंड शॉर्ट टर्म। देखो यहाँ उल्टा कह रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या जो उत्सर्जन है उनको कम करना है तो उसके लिए जो काम करने हैं वो तेज गति से करने, जल्दी जल्दी करना है, और शॉर्ट टर्म अचीवमेंट, लॉन्ग टर्म की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म की जरूरत है एमिशंस को कम करने के लिए। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि जो शॉर्ट टर्म किसी भी तरह का किया गया कार्य है उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता शॉर्ट टर्म की। जैसे कि हमने कहा कि दिल्ली में ऑड इवन का एक टाइम यूज़ किया गया था कि एक हफ्ते के 3 दिन ऑड गाड़ियाँ चलेंगी, ऑड नंबर प्लेट की, हफ्ते के बाकी 3 दिन इवन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलेंगी। इस तरह के गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। इससे शॉर्ट टर्म कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े टॉपिक को कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने पड़ते हैं, सोलर पावर लगा रहे हैं, विंड पावर लगा रहे हैं, ठीक है, लोगों को ई व्हीकल्स की तरफ मोड़ने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, कम एमिशन वाले फ्यूल्स का यूज़ किया जा रहा है। भारत पहली अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत लंबे समय के लिए की जाती, तब जाकर कुछ कुछ प्रभाव पड़ना शुरू होता है। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर, इन तीनों स्टेटमेंट में के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 इज एम्पिरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट नंबर 2। देखो लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है, और बाइनियल रिपोर्ट कह रही है कि हाँ ऐसा फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। 2 नंबर जो है 1 नंबर को सपोर्ट कर रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 यानी आपका सही है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 3 कॉन्ट्राडिक्ट द अप्रोच ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। ये भी बात सही है, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और ये 3 नंबर वाला शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत बात कर रहे हैं। ये भी बात कैसी हो गई, सही हो गई। तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 टुगेदर एस्टैब्लिश द प्रीमाइसेस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 ये दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, तो हमें पता है स्टेटमेंट नंबर 1 लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है, यानी ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 सही है, जबकि 3 नंबर जो है वो आपका गलत स्टेटमेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न हुलॉक गिबन्स। हुलॉक गिबन्स क्या होते हैं, स्पेशल तरह के बंदर होते हैं, छोटे बंदर होते हैं। गोरिल्ला वगैरह काफी बड़े बंदर होते हैं, ये छोटे आकार के बंदर होते हैं। पेड़ों से लटक कर, यानी अपने भुजाओं से पेड़ों से लटक कर चलते हैं, और इस प्रक्रिया को ब्रैकिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन तीनों स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि किसके बारे में बताइए, वेस्टर्न हुलॉक बंदर के बारे में। कह रहा है कि वेस्टर्न हुलॉक बंदर के लिए का एक आवास सेंचुरी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, और इसको IUCN ने इंडेंजर्ड यानी विलुप्तप्राय प्रजाति के तौर पर इसको घोषित कर रखा है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। पहला स्टेटमेंट इसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रैकिएशन। अभी मैंने कहा ना पेड़ों से लटक कर चलना, पेड़ों से लटक कर चलने वाली जो प्रक्रिया ब्रैकिएशन, और ये बंदर इस तरह से पेड़ों से लटक कर चलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ड। इनका शरीर का आकार काफी बड़ा होता है, जस्ट लाइक गोरिल्ला। तो गोरिल्ला जैसे नहीं होते, गोरिल्ला बहुत बड़ा बंदर होता है, जबकि ये जो हमारे गिबन्स हैं ये साइज में बहुत छोटे हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो कह रहा है कि ब्रैकिएशन करते हैं वो तो आपका सही हो जाता है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनकी सेंचुरी है। तो हाँ, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में एक जगह है जिसका नाम है आसाम प्रदेश है, आसाम, और आसाम में होलंगपुर गिब्बन सेंचुरी जो है वहां पर ये गिब्बन पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न हुलॉक जो गिब्बन है इसकी सेंचुरी आसाम में, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही हो गया, स्टेटमेंट 2 सही हो गया, और इस आधार पर ऑप्शन बी 1 और 2 आपका सही हो जाता है। तो 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। 33 Which of the following best explains the rationale for protecting mangrove ecosystem in the context of climate resilience? तो जो क्लाइमेट रेजिलियंस के संदर्भ में मैनग्रोव इकोसिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैनग्रोव विशेष प्रकार के पौधे होते हैं, नमकीन पानी में उगते हैं, समंदर का पानी दिन में 2 बार इनकी जड़ों में आकर भर जाता है, क्योंकि ये शैलो एरिया, शैलो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, नमकीन पानी में पाए जाते हैं, इसलिए इनके पास बहुत ही साल्ट रेजिस्टेंट जड़ें होती हैं। नमक में ये आसानी से नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हैं।
ऐसे पौधों को हेलोफाइट्स भी कहते हैं। और ये पौधे जो हैं बहुत घने उगते हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि ये इतने ज़्यादा घने उगते हैं कि ये खासकर वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में इसके बड़े भारी जंगल हैं और वहाँ पे मैंग्रोव के स्पेशल तरह के पौधे पाए जाते हैं जिन्हें सुंदरी कहा जाता है। और इन्हीं सुंदरी के पेड़ों से बना हुआ जो जंगल है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मिलता है, उसका नाम है सुंदरबन। और जहां पाया जाता है स्पेशल तरह का टाइगर जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि भारत का नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु है। अब इनकी खास बात क्या है, बहुत घने उगते हैं, इनकी लकड़ी वगैरह से ज़्यादा काम नहीं होता है, कुछ कपड़े वगैरह रंग करने में काम करती है, नाव वगैरह बना ली जाती है और खाने पीने का कोई फ़ायदा इनसे होता नहीं है। मनुष्य को डायरेक्टली अगर कहें तो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता। लेकिन ये जंगल जो है फल फूल नहीं मिलते यहाँ से। हाँ, मधुमक्खी का शहद वगैरह इन जंगलों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो जंगल होते हैं इनकी खास बात होती है कि अगर साइक्लोन आता है, समंदर में चक्रवात आता है, तो उसकी एनर्जी, जो वेव की एनर्जी, इतने घने जंगल होते हैं कि ये उसकी वेव की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्राणों की रक्षा करते हैं। ये इन जंगलों का प्रमुख कार्य है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी तो बढ़ाने का काम करते ही हैं। तो उसी के आधार पर ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और उनके बारे में पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है मैंग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी, सही बात है, ज्वार की ऊर्जा को कम करता है। एंड स्टोर फ्रेश वाटर, जी नहीं, फ्रेश वाटर ये स्टोर नहीं करता है, कोई मीठा पानी वगैरह स्टोर करने का काम नहीं करता है। मेकिंग देम आइडल फॉर द साइट ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन सलाइन एश्योराइन बेल्ट, यानी इस कारण इसको नमकीन जो क्षेत्र हैं उन जगहों पे, वहाँ पर इसकी वजह से पैडी कल्टिवेशन यानी कि हम कह सकते हैं चावल की खेती, धान की खेती की जा सकती है। पैडी फ्रेश वाटर स्टोर ही नहीं करते तो मामला ही खत्म हो गया। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा कह रहा है देयर साल्ट सेंसिटिव रूट, ठीक है, फिल्टर साल्ट वाटर, ठीक है। पहली बात तो इनकी रूट साल्ट सेंसिटिव होती नहीं है, साल्ट के लिए रेजिस्टेंट होती है, सेंसिटिव नहीं होती, और ये साल्ट वाटर नमकीन पानी को फिल्टर करती है। मेकिंग मैनग्रोव की टू द कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन, तो मैनग्रोव को कोस्टल जो लैंड है उसको फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन्स में ये कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी सी वाटर को ये फ्रेश वाटर में कन्वर्ट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बाय विदस्टैंडिंग टाइडल सर्जेस एंड ऑफरिंग बायोमास रिसोर्सेज, मैनग्रोव फंक्शन बोथ हैज नेचुरल बायोशील्ड्स एंड लिवलीहुड बेसिस फॉर रूरल कम्युनिटी। तो अभी हम लोग यही बात ही कर रहे थे कि अगर साइक्लोन वगैरह आ जाए तो उसके तौर पे ये बायोशील्ड के तौर पे काम करता है और लोगों को यहाँ पे रोजगार वगैरह भी मिलता है। तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 आपका सही हो जाता है और इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन डी यानी कि ओनली 3 जो है वो आपका सही है, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। In what ways does the Vizhinjam International Seaport represent the structural shift in India's maritime trade and logistic policy? विजिंगम सी पोर्ट के बारे में बात कर रहा है और ये पोर्ट जो है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। देखिए इसके पहले बात कर लेते हैं विजिंगम के बारे में। विजिंजम जो है आपका कहाँ पर है, केरला में। दूसरी इसकी खास बात है जो समुद्री रास्ता है जहाँ से विश्व में ट्रेड होता है शिप्स के जरिए, पानी के जहाज़ों के जरिए, बड़े बड़े शिप्स जो हैं पानी के जहाज़ों से ट्रेड करते हैं। वो रास्ता जो विजिंगम के केवल 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर है, 10 नॉटिकल माइल, ठीक है, यानी कि एकदम बगल में, हाईवे के बगल में है, समंदर के हाईवे के बगल में विजिंजम है। दूसरी खास बात, ये नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको खोद के नहीं बनाया गया, पहले से ही बना था, इसको डेवलप कर रहे हैं। तीसरी खास बात है इसकी गहराई जो है 20 मीटर है, 20 मीटर की गहराई है, यानी विश्व का सबसे बड़ा सा बड़ा पानी का जहाज भी इस एरिया में आकर या विजिंगम में आकर रुक सकता है। क्योंकि अगर पोर्ट जो आपका बंदरगाह है अगर कम गहराई का है तो वहाँ पे बड़े शिप जो आकर अंदर फंस जाएंगे। ये सारे खास बातें विजिंगम में है, इसलिए इसका यूज भारत कैसे कर रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं, देखिए होता क्या है कि जो बड़ा पानी का जहाज यहाँ पर आएंगे अपना सामान लेकर, अपना कंटेनर वगैरह लेके जाएंगे और उन कंटेनर को जिस पोर्ट में छोटे छोटे पानी के जहाज़ों में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर ये छोटे पानी के जहाज अलग अलग एरियाज में उन कंटेनर्स को लेकर चले जाते हैं। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नोड की तरह काम करने वाला पोर्ट के तौर पे काम करेगा। जैसे वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस में सारा सामान आकर रख दिया और फिर वहाँ से सब जगह पे अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा सामान भेजा गया। तो इस तरह के पोर्ट की खास बात होनी चाहिए, इस पर 2-3 खास बात होनी चाहिए। पहली खास बात है वहाँ पर जो गहराई है 20 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर गहराई 20 मीटर से ज़्यादा है। दूसरा जो आपका हाईवे, समुद्र का हाईवे सी रूट है, उससे ये नज़दीक होना चाहिए, तो केवल 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर है, तो ये भी इसकी खास बात है।
ठीक है, तो ये दोनों खास बातें होने की वजह से, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये इसकी, इसका यूज, इसका डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पे इसका विकास कर रही है। तो ये सारी खास बातें जो है विजिजम में आपको मिल जाएंगी। तो ये चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। बाय फंक्शनिंग, स्टेटमेंट 3 कह रहा है क्या क्या है, इन व्हाट वेज डज द विजिजम इंटरनेशनल सीपोर्ट रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, तो क्या शिफ्ट कर रहा है इसकी वजह से, तो चलिए देखते हैं। बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली, केवल किसके लिए, डोमेस्टिक कार्गो हब के तौर पे। डोमेस्टिक कार्गो हब का से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये किस लिए बनाया जा रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पे इसका निर्माण किया जा रहा है। ये बड़ा हमारा जो है विजन है कि हम जो पैसा, जो पोर्ट का काम श्रीलंका कर रहा है, दुबई कर रहा है, सिंगापुर कर रहा है, वो काम हमें मिल जाए और विदेश की तरक्की हो, इसलिए हम डेवलप कर रहे हैं। डोमेस्टिक से कोई लेना देना नहीं है। टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोस्टल शिपिंग एंड एलिमिनेट द नीड फॉर फॉरेन कोलेबोरेशन, ये गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म। टूरिज्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं, पूरी तरह से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ध्यान में रख के बनाया गया पोर्ट है। एंड हेरिटेज शिपिंग, हेरिटेज जो हमारी पुरानी विरासत है उसका भी यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो इंक्रीज केरला प्रोफाइल एज अ मैरीटाइम हेरिटेज डेस्टिनेशन, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 1 और 2 गलत हो जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बाय लेवरेजिंग नेचुरल डीप ड्राफ्ट, मैंने कहा ना 20 मीटर से ज़्यादा गहरा है, ये सही है। स्ट्रेटजिक लोकेशन है, सही बात है। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, तो इसकी वजह से भारत की निर्भरता सिंगापुर, दुबई और श्रीलंका जैसे पोर्ट्स पर कम हो जाएगी, ये काम हमारा ही पोर्ट करने लगेगा। रेवेन्यू रिटेंशन, रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड रिपोजिशन ऑफ इंडिया एज रीजनल मैरीटाइम ट्रेड, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका सही स्टेटमेंट होगा केवल 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केवल ऑप्शन डी, 3 ओनली। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज और तीस्ता, और इन नदियों में से किसके बारे में बात हो रही है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए पहले स्टेटमेंट कहते हैं इट हैज एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसमें एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम या अनुवर्ती सहायता प्रवाह पाया जाता है। क्या चीज होती है, थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है इट फ्लोज थ्रू द 3 कंट्री, 3 देशों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है, चाइना से में बहती है, उसके बाद इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, तो 3 देशों से ब्रह्मपुत्र हो सकती है। सतलज भी ऐसी नदी है, सतलज भी चाइना से निकलती है, इंडिया में आती है, पाकिस्तान में आती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र और सतलज तो हो गई, 2 में से कोई एक हो जाती है। इट ओरिजिनेट्स इन द तिब्बतन प्लेटो, दोनों नदियाँ कहाँ से पैदा होती हैं, तिब्बतन प्लेटो में। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर फॉर इरीगेशन, ब्रह्मपुत्र से भी इरीगेशन हो जाता है, और जो सतलज है, सतलज तो बहुत ज़्यादा इरीगेशन करती है, तो ये भी दोनों में लड़ाई चल रही है। इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज, यहाँ आके मामला पलट जाता है। जो ब्रह्मपुत्र है, डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका का मतलब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी चलेगी और बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसकी कई सारी शाखाएं विभाजित हो जाती है, कई सारी इसकी ब्रांचेस निकल आती हैं, और वो ब्रांचेस जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिकाओं का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन से बाहर चली गई। अब बचती कौन सी, सतलज। तो सतलज में देखिए 3 कंट्री से बहके सतलज जाती है, सही है, ठीक है। तिब्बतन पठार से निकलती है और इरिगेशन के लिए जरूरी है, ये भी सही होगी। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं फॉर्म करती, ये भी बात कैसी है, सही है। अब बात करते हैं एंटीसीडेंट रिवर क्या है। ये अगर ये चौथी चीज भी सतलज में है तो इसका मतलब है ब्रह्मपुत्र नहीं, सतलज नाम की नदी होगी, क्योंकि सारी चीजें इसमें सतलज में आ रही हैं। तो पहली चीज है सतलज रिवर देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्यों नहीं फॉर्म करती हैं। सतलज पैदा होती है कहाँ पर, तिब्बत में, पहला कंट्री। दूसरा इंडिया में आएगी, और इंडिया में आने के बाद ये सतलज चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहुंच के ये चेनाब नदी से आकर मिल जाएगी। तो सतलज जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी बनाने से पहले ही चेनाब नदी से मिलके खत्म हो जाती, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिका का निर्माण नहीं करती। तो पहली बात, डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनाती। दूसरी, तिब्बत प्लेटो से आती है, इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सही है। 3 कंट्री से होकर फैली है। अब एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम ये क्या होता है, तो इसमें देख लेते हैं सतलज का ओरिजिन। ये तिब्बत में देखिए ओरिजिन है, एक लेक है, पहली लेक है जिसका नाम है मानसरोवर, तिब्बतन लैंग्वेज में मापांग यांगचो के नाम से जाना जाता है, और तिब्बती लोग इसे सूर्य से रिलेट करते हैं। सूर्य मतलब एनर्जी से संबंधित लेक, अच्छी गुड एनर्जी। इसी के बगल में ये वाली नमकीन पानी वाली लेक है, और इसका नाम है राक्षस ताल, हिंदी में इसको राक्षस ताल कहते हैं। और तिब्बती लोग इसको चांद से, जैसे चांद के क्रिसेंट के तौर पे ये लेक बनाई जाती है, इसका नाम है राक्षस ताल। ये माना जाता है कि सतलज रिवर जो है राक्षस ताल या लांगचू
यहाँ से निकली है और तिब्बती लोग इसको नेगेटिव एनर्जी के तौर पे लेते हैं। दोनों की दोनों लेक कैलाश पर्वत के ठीक नीचे पाई जाती है। जहाँ जब भी आप कैलाश यात्रा पे जाते हैं तो लोग मानसरोवर झील ज़रूर जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी दिखाई पड़ रही है राक्षसताल, और सामने पिथौरागढ़ और मुनस्यारी जो इंडिया के जो पहाड़ हैं वो भी यहाँ से दिखाई एकदम देते हैं। यानी कि बस हिमालय के उस पार जो है ट्रांस हिमालयन रीजन में ये दोनों लेक्स हैं। और यहाँ से ये जब नदी निकलती है सतलज, तो सतलज हिमालय को चीरती हुई इंडिया के अंदर एंटर करती है। अब बात आती है कि एंटीसीडेंट रिवर किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं अनुवर्ती गतियाँ, अनुवर्ती नदियाँ। अनुवर्ती नदी या एंटीसीडेंट नदी क्या है? जब नदी का निर्माण बहुत पहले हुआ, जब भारत नहीं बना तब से नदियां ये बह रही हैं, और नदी अपने रास्ते से चल रही थी। अब भारत आके टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो उसकी वजह से पहाड़ बनने लगे, पहाड़ों का निर्माण होने लगा। अब पहाड़ अगल बगल से पहाड़ ऊपर उठना शुरू हुए, लेकिन नदी जो कि उसकी स्पीड ज़्यादा, उसके अंदर पावर ज़्यादा है। जब पहाड़ बनना शुरू किया, नदी ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, वो पहाड़ों को काटती रही, अपने रास्ते पर चलती रही। तो ऐसी नदियां जो कि अब कभी भी अपना रास्ता चेंज नहीं करती, चाहे जमीन उठे चाहे गिरे, वो जमीन को काटती चली जाती नदियां और अपने रास्ते पे बनी रहती। इस तरह की रिवर्स को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। और सतलज तो बहुत बड़ी एंटीसीडेंट रिवर है। हालांकि सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्र तीनों की तीनों नदियां एंटीसीडेंट्स हैं। तीनों ने हिमालय पर पहाड़ बनने के बाद भी अपने रास्ते को चेंज नहीं किया। जैसे कि दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में, उसने वहां पे गॉर्ज बनाया है। सतलज जो है शिपकीला गॉर्ज बनाती है हिमाचल प्रदेश में, और ये इसने भी अपने रास्ते को चेंज नहीं किया। इसीलिए इसी तरह से इंडस रिवर यानी सिंधु भी एक तरह की एंटीसीडेंट रिवर है, और उसने इंडस गॉर्ज का निर्माण किया। 2-2 किलोमीटर गहराई तक के गॉर्ज हैं। तो ये तीनों नदियां एंटीसीडेंट्स हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इट हैज एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, सतलज में है, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट सही। 3 देशों से होकर बहती है, दूसरा स्टेटमेंट सही। तीसरा तिब्बतन पठार में जो हम लोगों ने कहा राक्षसताल से निकलती है, वो भी सही। और इरिगेशन के लिए जरूरी है, ये भी सही हो गया। और इट डजंट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरी, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी भी वितरिकाओं का निर्माण करती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी वितरिकाओं का निर्माण करती है। सतलज वितरिकाओं का निर्माण नहीं करती, क्योंकि ये नदी जाकर सीधे चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सतलज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टेट्स इज आर नॉट करेक्ट? देखो यहाँ करेक्ट नहीं पूछ रहा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है और तीनों में से जो गलत वाले हैं उनके बारे में बताना है, सही वाला को तो नहीं बताना है। पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स। तो जितने भी प्रदेश हैं उनमें सब में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कि सबसे ज्यादा प्रदेशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलो गिन लेते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश, कौन कौन से प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? पहला है उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, तीसरा हरियाणा 3, चौथा राजस्थान 4, पांचवा मध्य प्रदेश 5, छठा छत्तीसगढ़ 6, सातवां झारखंड 7, ये देखो झारखंड से जुड़ रही है, और 8वां हुआ बिहार। 8 स्टेट्स, 8 प्रदेशों से ये इसकी बाउंड्री जुड़ती है। साथ ही साथ एक दूसरे देश नेपाल से भी इंटरनेशनल बॉर्डर भी है यहाँ पे। और अगर यूनियन टेरिटरी जोड़ दो तो दिल्ली भी आ जाता है। दिल्ली को भी स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। अगर दिल्ली जिस दिन स्टेट बन जाएगा, अगर बना, तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री 8 नहीं 9 स्टेट से जुड़ेगी। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स। ठीक है, सही है। दूसरा कह रहा है राजस्थान शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। तो सभी जितने भी प्रदेश हैं उनमें राजस्थान सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। और दिख भी रहा है कि राजस्थान का बॉर्डर सबसे लंबा है, पाकिस्तान के साथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका सही जवाब वेस्ट बंगाल है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जो है दिखने में तो आपको कंपैरेटिवली लगेगा वेस्ट बंगाल का छोटा है, लेकिन इनंडेटेड है, अंदर बाहर है, बहुत घुमा हुआ बॉर्डर है। इसकी कुल लंबाई जो है राजस्थान बॉर्डर से ज्यादा है। तो इसका सही जवाब होगा वेस्ट बंगाल, ना कि राजस्थान। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सिक्किम इज द ओनली स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद जस्ट 1 अदर इंडियन स्टेट। तो सिक्किम में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री केवल वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से मिलती है, ये कह रहा है। लेकिन एक और स्टेट है मेघालय, और मेघालय की बाउंड्री भी केवल एक स्टेट से मिलती है जिसका नाम है आसाम। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत हो गया। तो 2 और 3 गलत हो गए और एक वाला सही हो गया। लेकिन पूछा क्या है, कौन से गलत हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 जो है आपके स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन सी। 2 and 3 आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
with regard to the arrival of Amur falcon at Doyang Lake in Nagaland each year from Mongolia is are correct। देखिए अमूर फाल्कन एक तरह का बाज है, मंगोलिया का क्षेत्र है अमूर क्षेत्र। अमूर क्षेत्र में ये बाज पाए जाते हैं, इसलिए इनको अमूर फाल्कन कहते हैं। जब ये नागालैंड में आते हैं तो हर साल आते हैं नागालैंड में, वहाँ से उड़कर, वहाँ जब साइबेरिया में सर्दियाँ ज़्यादा पड़ने लगती हैं तो ये बाज बहुत तेज होने वाली सर्दियों से बचने के लिए नागालैंड उड़कर चले आते हैं। और जब आते हैं तो ये नागालैंड के जो कहते हैं स्काई, जो आसमान है वो काला पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो नागालैंड के लोग जो हैं इनका शिकार करते थे, इनको पकड़ लेते थे, शिकार करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको खाया जाता था। 100 रुपये के 4, फ्रंटलाइन में एक रिपोर्ट भी निकली थी, वहाँ पे नॉर्मली बाजार में 100 रुपये के 4 के हिसाब से ये बाज बेचे जाते थे। ठीक है, 100 200 नागालैंड के जो हंटर्स होते थे वो पकड़ लेते थे। फिर इसके बाद कंजर्वेशन जो पर्यावरणविद पहुँचे, उन्होंने लोगों को वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और उसे समझाया कि ये बाज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन के लिए, नेचर के लिए। उसके बाद नागालैंड के वो शिकारी जो इनको मारते थे बाजों को, उन शिकारियों ने बाजों को मारना बंद कर दिया और उसके बाद इनके कंजर्वेशन करने लगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की बहुत मतलब प्रशंसा हुई कि इंडिया में छोटे लेवल पे कंजर्वेशन करने पर इस तरह के बाजों जैसी जो प्रजातियां उनको जान बचाई जा सकी। तो ये बड़ी न्यूज़ में थी, पिछले साल द हिंदू ने इसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया था और तभी की न्यूज़ है। तो ये अमूर फाल्कन के बारे में वही न्यूज़ है और इसमें क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। इट शोकेस हाउ सस्टेन्ड लोकल कंजर्वेशन, देखो इसमें लोकल लोगों का बहुत ज़्यादा एफर्ट था। लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, बिना लोकल कंजर्वेशन के ये काम नहीं हो सकता था। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दैट गाइड माइग्रेटरी बर्ड बैक टू देयर स्टॉप ओवर साइट्स। तो इस प्रक्रिया में जीपीएस एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से इन बर्ड्स को पता चला कि उनका स्टॉप ओवर कहाँ पर उन्हें पहुँचना है। ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से ये तो पता किया जाता कि ये पक्षियों का दल किस रास्ते से होकर जा रहा है, उनको बताया नहीं जाता कि तुम्हें किस रास्ते से होकर जाना है। ठीक है, तो ये काम ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज नहीं करती, आज तक नहीं किया गया। बर्ड्स अपना रास्ता खुद पता कर लेती, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट कन्फर्म्स दैट अमूर फाल्कन हैव अडॉप्टेड टू परमानेंट रेजिडेंसी इन द इंडिया ड्यू टू फेवरेबल हैबिटेट। तो भारत में अमूर फाल्कन हमेशा की तरह हमेशा के लिए रहना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल बिना मतलब की बात है। जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं वो कुछ ही महीने के लिए किसी देश में जाती हैं, उसके बाद जब मौसम परिवर्तित होता है तो वापस वो अपने देश में लौट आती है और इस तरह से माइग्रेशन होता रहता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपका गलत हो जाता है। इसका मतलब सही जवाब है केवल वन ओनली, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं 38। विद अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन फेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSE, सस्टेनेबल यानी कि सतत तरीके से कृषि करनी है, उसके वजह से मौसम पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसानों की आय बढ़ती रहनी चाहिए, इस तरह का मिशन जो है नेशनल मिशन चल रहा है। वहाँ पर रेन फेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव किया गया है कि बारिश की वजह से वहाँ पर कृषि कार्य को आसानी से किया जा सके, उसके ऊपर एम्फेसिस है। और यहाँ पर जब बारिश के ऊपर डिपेंडेंट आप एग्रीकल्चर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की बर्बादी नहीं कर सकते। ये दिमाग में पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही होगा। इनकरेजिंग मोनोकल्चर इन रेन फेड एरिया। देखिए मोनोकल्चर का मतलब केवल एक ही चीज़ की खेती होगी, बाकी किसी चीज़ की खेती नहीं होगी। तो कभी भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि केवल मोनोकल्चर हो, वहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ों की खेती की जाए। ये वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के लिए भी आवश्यक है और जिसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, सस्यावर्तन, उसके लिए भी आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, मोनोकल्चर नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन, अब देखो अभी कह रहे हैं पानी की बचत करनी, यहाँ राइस कल्टीवेशन की बात हो रही है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ाना, अच्छी बात है। मिनिमाइजिंग क्लाइमेटिक रिस्क, क्लाइमेट से संबंधित जो जोखिम उनको कम करना है, ये भी अच्छी बात है। थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के द्वारा इन दोनों चीज़ों को प्राप्त करना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 3 ओनली।
तो ये आपका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 38। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन किसके बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क। एरी सिल्क, एरी तरह रेशम जो है उसको ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन मिला है, बिल्कुल सही बात है। कैस्टर के पौधों पे इसके जो कीड़े होते हैं, इस सिल्क को पैदा करने वाले जो कीड़े होते हैं वो उनको उगाया जाता है, ठीक है। अब इस सिल्क को जब ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन मिला तो उससे क्या फायदा हुआ, तो देखिए दो स्टेटमेंट दे रहा है। इट अलाउज इंडियन एक्सपोर्टर टू compete इन द हाई एंड मार्केट दैट प्रायोरिटाइज केमिकल फ्री प्रोडक्ट। देखिए जो ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन वो सर्टिफाई किया करता है कि इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी तरह की क्रुएल्टी नहीं हुई है, और ये जो प्रोडक्ट बना है लेदर का बना हुआ है या टेक्सटाइल से बना हुआ है, कपड़ों का बना हुआ प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने ये केमिकल फ्री है, हार्मफुल केमिकल फ्री, इसमें किसी भी तरह के हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं किया गया जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसान कर सकते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में इस तरह के प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा मांग है, वहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं इन सब चीज़ों के लिए और वो ज़्यादा पैसे देकर इस तरह के प्रीमियम प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। भारत में जो एरी सिल्क है, एरी सिल्क को जैसे ही ये सर्टिफिकेशन मिल गया, अब इस तरह के मार्केट में एरी सिल्क से बने हुए कपड़ों की खपत बढ़ेगी और उसके जो दाम है हमारे यहाँ एरी सिल्क उत्पन्न करने वाले फार्मर्स उनको अच्छे मिलेंगे। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। इट कन्फर्म्स दैट एरी सिल्क मीट द इंटरनेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इनेबलिंग देम एंट्री इनटू द प्रीमियम इको कॉन्शियस मार्केट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं कि प्रीमियम मार्केट्स में एंटर कर जाता है और हाई एंड मार्केट्स में जो कि प्रॉमिस करता है कि इसमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। तो ये आपको हो गया 39 और 39 का जो हो जाएगा सी, यानी बोथ 1 और 2 जो है आपके स्टेटमेंट सही है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू रीच आउट द इंडियन ओशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैपिंग का, और चलिए देख लेते हैं। 4 कंट्रीज का नाम है बहरीन, सीरिया, कतर और इजिप्ट। इसमें से कौन कौन से देश हैं जिनसे निकले हुए शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा एक एरिया है और देखिए इसमें 2 देश पड़ेंगे, एक बहरीन पड़ रहा है, बहरीन, और दूसरा है कतर। बहरीन और कतर से निकले हुए शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके हर हालत में जोहार जाना पड़ेगा। जबकि सीरिया का यहाँ पे इस एरिया में कहीं नामो निशान नहीं दिखाई पड़ रहा, और इजिप्ट रेड सी की तरफ है, ना कि यहाँ पर है। तो इजिप्ट और सीरिया के शिप्स का कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यहाँ पर जो लेना देना है वो 2 देश हैं जिनका नाम है बहरीन और कतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहरीन 1 और कतर 3, यानी 1 और 3, और सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहरीन एंड कतर। ये 2 देश जो हैं इनके शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट और जियोग्राफी के सभी सवालों के बारे में डिस्कशन किया। मेरी कोशिश रही कि डिटेल डिस्कशन मिले, इंटरेक्टिव डिस्कशन आपको मिले, और ताकि आपकी समझ इन सवालों के लिए ज़्यादा बेटर हो जाए, और अगले साल के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे यूपीएससी के उनके लिए और बाकी के स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में, पीसीएस के एग्ज़ाम से बाकी चीज़ों के एग्ज़ाम जो होंगे उनमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने की समझ ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो आज के वीडियो सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।